नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आप सबों का अपने चैनल जान है तो जहान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक और हमारा विषय है कोरोना गुजर गया, गुबार मतलब हार्ट अटैक झेलते रहे। आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बोलने जा रहा हूँ। ये पंक्तियाँ इंस्पायर्ड हैं कवि गोपाल नीरज की पंक्तियों से। कारवां गुजर गया गुबार देखते गए, बिल्कुल सटीक बैठता है। कोरोना की आंधी गुजरने के बाद या कोरोना की आंधी थम जाने के बाद हम लोग बहुत खुश थे कि चलो इससे जान छूटी। मगर जो पिछले कुछ दिनों से, कुछ एक सालों से जो हार्ट अटैक के कारण हमारे युवा वर्ग की मौतें हुई हैं, वो दिल दहला देने वाली हकीकत। हमारे कई सारे युवा वर्ग जिनकी उम्र 40 या उसके से भी कम थी, कितने सेलिब्रिटीज़ थे, कितने कलाकार थे जिनके कदम नाचते नाचते थम गए। जो कुछ कलाकार गीत गाते गाते गिर पड़े और कुछ नींद में विदा हो गए, कुछ शादियों में नाच करते करते हमसे विदा हो गए। और ये सब अकस्मात, अचानक और आकस्मिक मृत्यु के कारणों में मुख्यतः हार्ट अटैक। ये विषय एक बहुत ही चिंता का विषय थी, क्योंकि हम लोग तो बहुत राहत महसूस कर रहे थे कि कोरोना की आंधी रुक गई। लेकिन कोरोना की आंधी रुकने के बाद भी उसका खामियाजाना हमें भुगतना पड़ेगा, ये शायद हम लोगों को अंदेशा नहीं था। और ये सवाल ज़्यादातर दुनिया के लोगों में आती है और हम लोगों से कितने लोग पूछते भी हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा हार्ट अटैक के कारण और कोरोना में क्या संबंध है। क्या इस परेशानी का कारण कहीं अब कोरोना तो नहीं है, और अगर कोरोना है भी तो इस आपदा से हम लोग अपने आप कैसे मुकाबला करें, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। इसी दो प्रश्नों का जवाब हम इस एपिसोड में देने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कोरोना के संक्रमण और इस हार्ट अटैक या उस समय के अचानक मृत्यु में क्या संबंध है। आइए इन कारणों की समीक्षा करने के पहले हम लोग कुछ अतीत में चलें, जब हम लोग महामारी के दौर से गुजर रहे थे और हमारे हिंदुस्तान के बल्कि सारी दुनिया के अस्पताल कोरोना के पेशेंट से भरे हुए थे। उसमें ज़्यादातर जो मौतें हुई उनका जिम्मेदार था ब्लीडिंग या मल्टी ऑर्गन फेलियर, सेप्सिस। ये सब कारण जिम्मेदार थे। उस समय साइंटिस्ट लोगों ने उन्हें देख के आश्चर्य लगा कि कोरोना मुख्यतः एक फेफड़े की बीमारी है, इसमें ज़्यादातर मौत हार्ट अटैक के कारण क्यों हो रही है, कार्डियक अरेस्ट के कारण क्यों हो रही है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन के कारण क्यों हुई है। मगर कुछ दिनों के बाद ये इस बात का एहसास हो गया कि जो कोरोना वायरस फेफड़े को डैमेज करने की औकात रखता है, वो हमारे अन्य नाजुक अंगों को भी डैमेज करने की, नुकसान करने की शक्ति रखता है। बहुत ही पावरफुल वायरस था ये। और ये इसकी नुकसान करने की वजह थी अनयूजुअल क्लॉट फॉर्मेशन, खून का थक्का का निर्माण करना। अब बड़े नाजुक जगहों में, पैरों की धमनियों में, फेफड़े में या किसी भी नाजुक अंग में ये क्लॉट का निर्माण अपना करता था। और यही वजह थी इंटरनल ब्लीडिंग की, ऑर्गन फेलियर की और डेथ की। तो ये ज़्यादा क्लॉट का निर्माण करना ये कोरोना वायरस की फितरत है, ये आदत है। और उस समय जो डेथ हुआ, मोस्ट ऑफ द केसेज में ऑर्गन फेलियर के कारण ये अनयूजुअल क्लॉट फॉर्मेशन इन डिफरेंट ऑर्गन, जितने किसी भी वाइटल ऑर्गन में अगर क्लॉट जाके ब्लॉक हो जाएगा तो उस अंग को क्षति पहुंचाएगा, वो अंग काम करना बंद भी कर सकता है। तो ये अनयूजुअल क्लॉट फॉर्मेशन जो बातें आई समझ में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था हार्ट को क्षति पहुंचाने का, हार्ट अटैक होने का। मगर जब कोरोना के मरीज 10 दिन 15 दिन अस्पतालों में रहने के बाद जब डिस्चार्ज हुए, तो
काफ़ी लोगों में देखा गया कि लो ग्रेड इन्फ्लामेशन उनके शरीर में विद्यमान है, परसिस्ट है। ये भी मुख्य हुआ कारण, जो लोग की हार्ट हेल्दी थे अस्पताल में भर्ती होने के बाद लो ग्रेड इन्फ्लामेशन की वजह से भी हार्ट की क्षति हुई, हार्ट की मांसपेशियों की क्षति हुई, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, या उसके हार्ट के अंदर जो नसों में एथेरोमा थी उसमें भी ज़्यादा ब्लॉक की मात्रा बढ़ी, रप्चर हुआ, जिसके कारण अचानक हार्ट अटैक हुआ, या हार्ट की गति अनियमित हो गई, जिसके कारण कभी स्लो कभी फास्ट हुआ और टैकिकार्डिया फिब्रिलेशन के शिकार हुए। ये जो इन्फ्लामेशन और क्लॉट, ये दो मुख्यतः कारण है। तीसरा कारण है साइटोकिन स्टॉर्म। ये एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन कोरोना का था, जो इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिवेशन के कारण हुआ, और ये जो टॉक्सिन मटेरियल उसके लिए निकले, जिसके कारण इन्फ्लामेशन किसी भी अंग में हो सकता था। मुख्यतः हमारे हार्ट, ब्रेन, किडनी में इसका परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ी। अगर उसकी क्षति को नहीं पहचाना गया, नहीं ठीक किया गया, तो ये हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। और इसी कारण जब भी कोई पेशेंट, कोरोना का सीरियस पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता था, तो डिस्चार्ज के समय अस्पताल के दौरान उसकी हार्ट की भी होती थी अपना चेकअप, और डिस्चार्ज के समय उन्हें ब्लड थिनर एस्पिरिन की भी दवा लिख के डिस्चार्ज की जा सकती थी। तो इन कारणों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये कारण से जो क्षति होती है हमें निपटना पड़ेगा। और अब आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्षति होने की संभावना जिनको है या क्षति जिनको हो गई है, उसका उपाय क्या करें, उसका कैसे मुकाबला करें। कोरोना से आक्रांत होने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या कैसे इसको पहचानें या मुकाबला करें, ताकि हमारी युवा वर्ग हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको भी कोरोना हुआ है उनको हार्ट की बीमारी होगी। ये धारणा बिल्कुल गलत है। उसमें से कुछ लोग इसके ज़्यादा शिकार होते हैं, और उस स्पेशल वर्ग को हमको पहचानना पड़ेगा जिनको हार्ट अटैक होने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे लोग जो कोरोना के कारण हॉस्पिटल में जिनको भर्ती होना पड़ा, जो आईसीयू में रहे, जिनकी ऑक्सीजन की हुई दरकार, वो जब रिकवर करके बाहर आते हैं, इस वर्ग में हार्ट की बीमारी भविष्य में होने की काफ़ी हद तक संभावना है। जिन लोगों को कोरोना का टीका नहीं पड़ा और वो कोरोना के शिकार हो गए, तो उनको कोरोना से रिकवर करने के बाद भी हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक होने की संभावना होती। और तीसरा वर्ग जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपको पहले से कोई अन्य बीमारी है जिसको कार्डियक रिस्क फैक्टर बोलते हैं या कोमॉर्बिड स्टेट बोलते हैं, जैसे अगर आपको बीपी है, पहले से हाइपरटेंसिव हैं, या डायबिटिक हैं, या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, या आप मोटे हैं, या आप स्मोकर हैं, कोमॉर्बिड स्टेट आप अपने साथ लिए हुए हैं, और अगर आप कोरोना के शिकार होते हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो आप में भी ख़ास तौर से हार्ट की बीमारियां या और भी वो ज़्यादा ख़राब होने की संभावना है। इन बातों को ध्यान में रख करके हम लोग कोशिश करेंगे हमारा क्या प्लान होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे वर्ग को पहचानें, और ऐसे लोगों को, इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। मैंने अन्य वर्गों का नाम लिया कि जो लोग मोटे हैं उनमें इसका कोरोना का कॉम्प्लिकेशन, हार्ट की बीमारी होने की ज़्यादा संभावना है। दूसरा है जिनका कि अपना सीडेंट्री हैबिट्स है, जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, एक्टिव जीवन शैली नहीं बिताते हैं, उनमें भी हार्ट की बीमारी और परेशानी होने की संभावना है। जो स्मोकर हैं उनमें भी हार्ट की बीमारियां अधिक होने की संभावना होती है, या जो लोग अल्कोहल का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग भी इसके शिकार होते हैं। स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कोरोना से अस्पताल में जाने के बाद जिनका नाम कटा है, रिकवर होकर बाहर आए हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो उन्हें सबसे पहले अपने डॉक्टरों से राय विचार करना चाहिए कि उनको ब्लड थिनर की आवश्यकता है कि नहीं।
अगर ब्लड थिनर की एडवाइस आपके डॉक्टर करते हैं तो कम से कम ब्लड थिनर 2-3 महीने तक आपको ज़रूर खानी चाहिए। आमतौर से 75 मिलीग्राम एस्पिरिन दिया जाता है। और ये 2-3 महीना जो पीरियड है कोरोना का बाद, उसमें अधिक संभावना रहती है क्लॉट को परसिस्ट करने की। जब क्लॉट का दौर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ब्लड थिनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा कि आपको जब भी हल्का सा भी महसूस हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत अधिक थकान हो या चलने में सांस फूले या छाती भारी लगे या छाती में दर्द हो या धड़कन की शिकायत हो या सांस की तकलीफ़ कुछ भी हो, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनसे रिक्वेस्ट इस बात की जानकारी दें कि आपको कुछ दिन पहले कोरोना के आप शिकार हो गए थे और उसके बाद से ये समस्या आप महसूस कर रहे हैं, तो वो लोग आपको कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप की सलाह देंगे। इसका मतलब होता है आपसे वो थॉरली जांच करेंगे आपके हार्ट के, आपका बीपी देखेंगे, आपकी कुछ खून की जांच अपना कराएंगे कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, ब्लड शुगर, लिपिड की जांच कराएंगे, शरीर में खून की कमी है कि नहीं, आपके शरीर में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है कि नहीं, और उसके बाद वो ईसीजी, इको और जिनको धड़कन की शिकायत है उसमें हॉल्टर भी करते हैं। इतना कुछ करने के बाद कभी कभी हम लोग एक्सरे चेस्ट या सीटी स्कैन भी कराते हैं। ये सारे चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप के अंदर आती हैं। इसका मकसद है कि ये पता करना कि कोरोना से आप पूरी तरह ठीक हुए हैं कि नहीं और कोरोना के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में पनप रहा है कि नहीं। अगर वो कॉम्प्लिकेशन देखेंगे तो उसका उपाय किया जाएगा, उसका उपचार संभव है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो वैक्सीन अवश्य लें। ये बात तय है, सारे साइंटिफिक अध्ययन से साबित हो चुकी हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया था उसमें डेथ रेट या कॉम्प्लिकेशन कोरोना का कम हुआ बनिस्बत उनके जिनको वैक्सीन नहीं आपने पड़ी थी। और नंबर 3 जो सबसे आवश्यक है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना की पौज आंधी दी है। इसीलिए कोरोना के बारे में जो भी जानकारी पहले से सरकार ने दी है कि मास्क का पहनना, हाथों को साफ करना और सोशल डिस्टेंसिंग को निभाना, ये अपना धर्म का निर्वाह करते रहें। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिनको कोरोना हुआ हो या कोरोना नहीं हुआ हो, दिल में ये बात आती है कि मैं क्या करूं कि भविष्य में हमको हार्ट अटैक नहीं हो, और हार्ट अटैक खास करके युवा वर्ग हैं उनको ना हो, उनको बचाना हम लोगों का दायित्व है। और उनकी अपनी भी जिम्मेदारी बचती है कि वो ऐसा काम ना करें जो हार्ट अटैक के शिकार हो जाएं। उसमें सबसे आवश्यक चीज़ है कि अपने जीवन शैली को देखें और क्या क्या उसमें गड़बड़ी हैं उस भूल को सुधारें। जीवन शैली में जो चीज़ एग्जामिन करने की है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, पौष्टिक भोजन और संतुलित खाना खाते हैं कि नहीं, आप नींद 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं कि नहीं, और किसी गलत आदतों के तंबाकू या शराब के शिकार हैं कि नहीं। और 5वीं चीज़ कि आपका वज़न नियंत्रण में है कि नहीं। वज़न नियंत्रण में जानने के लिए BMI की सहायता लें। 25 से कम अगर आपका BMI है तो आप वज़न नियंत्रित है। या पेट को फीता से नापें। वेस्ट सरकमफ्रेंस अगर 90 सेंटीमीटर तक है आप मोटे नहीं हैं, 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है आप मोटे हैं। जीवन शैली में सुधार करना बहुत आवश्यक है, और जीवन शैली में सबसे आवश्यक चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में मैं एक चीज़ वार्न करना चाहता हूँ। कोरोना के शिकार होने के बाद कम से कम 3-4 महीने तक आप जिम का इस्तेमाल न करें। स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करना है, दौड़ना, जिम का एक्सरसाइज करना, जॉगिंग वगैरह ना करें। हल्के फुल्के एक्सरसाइज आपको करने चाहिए, जैसे मॉर्निंग वॉक और योग। मॉर्निंग वॉक और योगा करते हैं तो आपके हर दृष्टिकोण से ये जेंटल एक्सरसाइज है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। योग में आपको एक्सरसाइज के अलावा सांस की भी है अपना क्रिया जिसको बोलते हैं प्राणायाम। ये आपके फेफड़े को और हार्ट को भी मजबूत करेगा, आपके स्ट्रेस की लेवल को कम करेगा, नींद अच्छी आएगी। तो और खाने की जहाँ तक बात है, खाने के बारे में मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। अप्रैल के महीने में इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में एक आर्टिकल छपा
जो पूरे संसार को उसने चौंका दिया है, उसका विषय था कि अमेरिका, स्वीडन, जॉर्डन और सऊदी अरब में जितनी मौतें कोरोना के कारण हुई, उससे लगभग 20 गुना मौत कम हिंदुस्तान में हुई। हिंदुस्तान का डेथ रेट दुनिया के सारे मुल्कों से कम डेथ था। इन लोगों को आश्चर्य हुआ कि जब हिंदुस्तान में खाने पीने की उतनी छूट नहीं है जितनी कि पश्चिम के देशों में है, तो लोग की डेथ रेट यहाँ हुआ क्यों? और उसका कारण हमारे खान पान को दिया गया है। अध्ययन के बाद ये अपना पता चला कि पश्चिम के लोग रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज़ का सेवन 20 गुना करते हैं और उनके भोजन में अन्न की मात्रा बहुत कम होती है। इसके ठीक विपरीत हिंदुस्तानी भोजन में हरी साग सब्जियां, फल और अनाज प्रॉपर मात्रा में है। हमारे हिंदुस्तानी लोग लगभग 20 गुना ज़्यादा अनाज अपने पश्चिम के देश के मुकाबले खाते हैं। और ये हमारी जो खाने की आदतें हैं, हरी साग सब्जियां, फल, अनाज, इससे हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत था कि 2 साल पहले मई के महीने में जो सारी दुनिया में मौतें पटापट हो रही थी, हिंदुस्तान में मात्र 1,19,000 लोग मरे, जो आंकड़ा बाकी दुनिया से काफ़ी कम था। और इस कम आंकड़े को हमारे इम्यून सिस्टम अच्छी रही, इसका सारा श्रेय हमारे भोजन, हिंदुस्तानी खाना, शाकाहारी खाना को दिया जा रहा है। इस आर्टिकल का शीर्षक था भोजन भी दवा। सारांश में ये कहूँगा कि जो भोजन हमें शक्ति देते हैं, इन्फ्लामेशन को घटाती है, हार्ट अटैक से रक्षा करती है, कैंसर से मुकाबला करने में मदद करती है, रिमेटॉयड आर्थराइटिस की गठिया को कंट्रोल करती है, वो हमारा भोजन है कि हमारे भोजन में अधिक से अधिक मात्रा में फल होना चाहिए। फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद आपके भोजन का 60 to 70% हिस्सा होना चाहिए। फल में वेराइटीज़ के फ्रूट खाएं और अन्न की मात्रा को घटाइए। दूध की मात्रा थोड़ी कम हो, जिसमें फैट नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा हो। अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली का सेवन कर सकते हैं। तेल में जहाँ तक बात है, सारी विश्व में ओलिव ऑयल को नंबर 1 तेल कहा गया है। इसको भी इन्फ्लामेशन रोकने की ताकत है। मतलब ये कि भोजन ऐसा करें जो, अगर आपके शरीर में कहीं इन्फ्लामेशन है, जो ढेर सारी अपना बीमारियों का कारण है, हार्ट अटैक, अल्जाइमर्स डिजीज़, डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज, ये सब जो बीमारियों के कारण है, लो ग्रेड इन्फ्लामेशन, इसको कंट्रोल करने की ताकत हमारी भोजन रखता है। और इसी भोजन की आदतों ने हमें कोरोना से काफ़ी कुछ हद तक बताया। रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा समय निकाला करें, आधा घंटा, भोजन टाइम पर करें और नींद अच्छी लें 6 से 8 घंटा। अनजाने में कोई गलत आदतें आपको लग गई हैं तो उससे छुटकारा पाएँ। और कुछ एस वर्ड का ख्याल करें। एस से पहला मतलब होता है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, इससे मुक्ति पाएँ, उसको एक्टिव लाइफ स्टाइल होता है। दिन में एक्सरसाइज के अलावा पैदल चलने की आदत विकसित कीजिए। 10,000 कदम प्रतिदिन हर व्यक्ति को पैदल चलना चाहिए, अपने आप को भयंकर बीमारियों, हार्ट, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने के लिए। 10,000 कदम डेली चलेंगे, बहुत कुछ सुरक्षित रहेंगे। भोजन को टाइम पर खाना बहुत आवश्यक है। जो आपका नाश्ता भोजन का समय निश्चित है और 2 भोजन के बीच में 3 घंटे से ज़्यादा का गैप नहीं हो। अगर संभव हो, जो लोग रात का भोजन शाम में 5-6 के बीच में खा लेते हैं, वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, उनका वेट भी घटता है। तो और भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप बचना चाहते हैं तो जंक फूड से बचें। जो पैकेट में मार्केटिंग की जाती है, पैक्ड फूड से बचें। जंक फूड का मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस भोजन में ज़्यादा घी, तेल, चीनी, नमक ये पड़ता है, इसको जंक फूड करते हैं। मार्केट में जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट में और पैकेट में जो होती हैं, उस सारी की सारी जंक फूड में है। सवाल उठता है तब क्या खाएं? घर का बना हुआ भोजन सर्वोत्तम भोजन है। सिर्फ इतना ख्याल करें उसमें तेल, घी की मात्रा कम पड़े, नमक और चीनी की मात्रा कम पड़े। आपके भोजन में जितना कम नमक, जितना चीनी कम होगा, उतना ही स्वास्थ्यवर्धक होगा। दूसरा एस है स्ट्रेस से अपने आप को बचाएं।
स्ट्रेस से बचने के लिए एक्टिव लाइफ स्टाइल बहुत आवश्यक है, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और योग के अभ्यास करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रेस की ऐसी विधियां हैं जो स्ट्रेस को घटाने में मदद करती है। वो विधि है प्राणायाम, योग निद्रा और ध्यान। अगर आप करेंगे तो स्ट्रेस का लेवल काफ़ी घटेगा। और भोजन में मैंने कहा दूसरा एस है सॉल्ट। जितना नमक कम खाएंगे उतना ही स्ट्रेस कम होगा, हार्ट की बीमारी कम होगी। मिठाई या ज़्यादा बेकरी के प्रोडक्ट या कुकीज़ वगैरह जो ज़्यादा मीठे होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए या कम मात्रा में खाना चाहिए। और हार्ट अटैक से बचने का एक महत्वपूर्ण अंग है कि अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है, उसको नियमित रूप से जांच कराएं और उसको कंट्रोल में रखेंगे। अगर आप में से कोई व्यक्ति बीपी, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं, अगर नहीं कंट्रोल में रखते हैं तो सारे प्रयास के बाद भी आपको हार्ट अटैक होने की पूरी संभावना है। बीपी के बारे में मैं फिर एक लिंक आपको इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसमें आपको ये सिखलाया जाएगा कि बीपी का सही नापने का टेक्निक क्या है। जब तक आप सही नहीं नापेंगे उसका उपचार सही नहीं हो सकता है, वो आप ज़रूर देखें। और बीपी को कंट्रोल का मतलब है कि 130/80 के आसपास आपके बीपी होना चाहिए, उससे कम रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और डायबिटीज़ का मतलब है कि फास्टिंग ब्लड शुगर 100-110 और खाना खाने के बाद 140-150 के बीच में है, और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 7% से कम है तो आपका शुगर कंट्रोल में है। कोलेस्ट्रॉल को भी नज़रअंदाज करना अक्लमंदी नहीं है। लिपिड प्रोफाइल के नाम से ये जांच होता है, हर 3 महीने पर इसकी जांच करें। और LDL 70% के आसपास रखें, HDL 50 से ऊपर होना चाहिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। इसका तब जाके लगेगा कि आपका लिपिड कंट्रोल है। सारांश में ये कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक से बचने के लिए वैक्सीन अवश्य लें, कोरोना के जो नियम थे पुराने उनका अनुपालन करें। अगर आपको हाइपरटेंशन, बीपी, कोलेस्ट्रॉल है उसको नियंत्रण में रखें, वज़न को नियंत्रण में रखें, और अगर कुछ व्याधि निकलती है उसके अलावा दवाई का रेगुलर सेवन करें, स्मोकिंग से अपना बचें। तो आप देखेंगे कि इन सब नियमों का आप अनुपालन अगर करते हैं तो आप कोरोना से भी बचे रहेंगे और कोरोना के कारण हार्ट अटैक से भी आपकी रक्षा होगी। तो और एक चीज़ अक्सर है कि जिनको भी 40 साल की उम्र है या उसके आसपास की उम्र है, हार्ट अटैक से बचने का एक और आसान टेक्निक है कि साल में एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और कम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप कराएं, जिसमें पूरी बॉडी की एग्जामिन करने के बाद आपको डॉक्टर कुछ खून के जांच कराएंगे, शुगर और की जांच, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएंगे, बीपी जांच करेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर ECG, इको, और कभी कभी इससे भी काम नहीं चलता तो एंजियोग्राम कराते हैं। अगर कॉम्प्रिहेंसिव होगा चेकअप और ये सब चीज़ आप दवाओं का इस्तेमाल करेंगे और ये जो मैंने बातें बताई उनका नियम करेंगे तो हार्ट अटैक से आप काफ़ी हद तक सुरक्षित होंगे। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं राहत इंदौरी की कुछ पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो कहते थे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कोई कह दे कि औकात में रहें। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो औरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात अगले वीडियो।